नमस्कार। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने राजस्थान के संपूर्ण सामान्य परिचय के अलग अलग टॉपिकों के माध्यम से अध्ययन किया। इसके बाद में हमने राजस्थान के अंदर जल संरक्षण के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा था राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलों ने हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक खारे पानी की झीलें और दूसरी हमारी मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं उनका हम वर्णन पढ़ चुके हैं पीछे की दो क्लासों के तहत। अब हमें आज से राजस्थान का दूसरा जो पार्ट है झीलों का वो पढ़ना है मीठे पानी की झीलें। तो हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, मीठे पानी की झीलों से लेकर रहेगा मीठे पानी की झीलें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला ही प्रश्न हमारे लिए क्या है कि राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं वो किस पर आधारित है, यानी वो नहरों के माध्यम से उन्हें जल प्राप्त होता है या नदियों के माध्यम से उन्हें जल प्राप्त होता है या कोई अन्य स्रोत है। तो राजस्थान में जो अधिकतर मीठे पानी की झीलें हैं वो किस पर आधारित मानी गई है, वर्षा पर आधारित ये झीलें हैं। ध्यान रखिएगा, ये झीलें किन पर आधारित झीलें हैं, वर्षा पर आधारित झील है। जैसे कि हमने खारे पानी की झीलों में कहा था, राज्य में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी 33 सागर का अवशेष है, और उन झीलों को हम पलाया झीलों के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं ये सारी कौन सी है, वर्षा पर आधारित झीलें हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा था राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले के अंदर है, और नागौर के बाद में हमने दूसरा पढ़ा था सीकर जिला। वैसे ही हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में मानी गई है, उदयपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक जो मीठे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में है, उदयपुर में। इसी वजह से हम उदयपुर को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो हमारे किसको कहा जाता है, उदयपुर को। इसे कहते हैं हम झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अगर हम उदयपुर की बात करते हैं तो देखिए कौन सी, तो हमारे एक तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जिसका नाम है जयसमंद, ये हमारी उदयपुर में है। इसी प्रकार से हमारी एक झील पिछोला जो राणा लाखा के शासनकाल में बनाई जाती है, पिछोला झील, ये भी हमारी उदयपुर के अंदर है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर स्वरूप सागर झील, ये भी जो झील पड़ती है ये उदयपुर के अंदर बनी हुई है। अगर हम और झीलों की बात करें तो यहाँ आपके जयसमंद है, पिछोला है, स्वरूप सागर है, इसके अलावा उदय सागर जो झील है ये भी आपकी मीठे पानी की जो झील है वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर मुख्य जो 4 या 5 जो मीठे पानी की झीलें हैं। और ध्यान रखना, राजस्थान में जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी वर्षा पर आधारित झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर जिले के अंदर है। इसी वजह से उदयपुर को हम क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर में मुख्य मीठे पानी की झीलें कौन सी है, तो एक तो हमारी जयसमंद, पिछोला, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील, इसके अलावा आपकी एक और इसमें ले सकते हो आप फतेह सागर झील। ये जो फतेह सागर झील है ये भी आपकी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। तो यानी मुख्य हमारी 5 राजस्थान की बड़ी मीठे पानी की झीलें उदयपुर में पड़ जाती है। हम राजस्थान की विभिन्न जो झीलें हैं, इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, उनका जल संरक्षण के अंदर जो महत्व है उन्हें हर एक झील का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाला है। हो सकता है वो हमें सीधी झील देकर उसका एड्रेस पूछ ले, वो झील कहाँ है, या हम झीलों के अंदर से जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम जानकारियाँ लेते हैं, किस झील से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम एक एक अपनी झील को उठाएंगे और उसका वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे कि यहीं से ले लेते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो है हमारी जयसमंद, और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो मीठे पानी की झील है वो है पुष्कर झील। तो इन्हीं दो झीलों का हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम झील ले रहे हैं वो कौन सी है, जयसमंद झील। जयसमंद झील की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी झील की अगर बात करें तो उसकी स्थिति यानी लोकेशन पता होना चाहिए, वो झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था जयसमंद झील राजस्थान में कहाँ बनी हुई है, उदयपुर जिले के अंदर है। जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर में।
दूसरी बात आती है कि इस झील का निर्माण किसी ने करवाया, तो वो निर्माणकर्ता कौन था। तो जयसमंद झील के अगर निर्माणकर्ता की बात करें तो जैसे ही जयसमंद है और जैसे ही क्या बन जाएगा, जयसिंह। इस झील का निर्माणकर्ता कौन था, जयसिंह के द्वारा इस झील का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। अगर बात करते हैं किसी भी झील का अगर कोई उपनाम है तो वो उसका उपनाम क्या है, उस झील को हम किस उपनाम से जानते हैं। तो जयसमंद झील को हम ढेबर झील के उपनाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। जयसमंद झील को हम कौन सी झील के उपनाम से जानते हैं, ढेबर झील के उपनाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें, अगर वो झील किसी नदी के जल को रोककर बनाई गई है या किसी नदी के पास में बनाई गई है, तो वो कौन सी नदी के पास फैली हुई है या किस नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया है। तो जयसमंद की अगर हम बात करें तो जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया। कौन सी नदी के जल को रोककर, तो गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया। सिंपल इंट्रोडक्शन जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। उदयपुर के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया, तो जयसिंह ने करवाया। उपनाम क्या है, तो इसे हम ढेबर झील के उपनाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी के जल को रोककर, तो गोमती नदी के जल को रोककर किस झील का निर्माण करवाया जाता है, जयसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें और हमें इसमें सिंपल चीज़ों में हमें क्या पता होना चाहिए, तो वैसे तो आती हर झील की अपनी विशेषताएं, मुख्य उस झील की विशेषताएं क्या है। अगर हम बात करें तो इस झील की अगर विशेषताओं को हम लें, विशेषताएं क्या क्या है इस झील की, तो थोड़ा सा समझिएगा, काफ़ी अच्छा यहीं पर याद हो सकता है। जैसे कि हम ये कहें, ये हमारी जयसमंद झील फैली हुई है, उदयपुर के अंदर फैली हुई ये झील, जैसे कि ये हमारी कौन सी झील हो गई, जयसमंद झील हो गई उदयपुर में। ये जो झील है इसके अंदर 7 टापू बने हुए हैं। इस प्रकार से 7 छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के टापू यहाँ पर इस झील के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये जैसे कि मैंने 7 टापू बना दिए। तो जयसमंद झील के अंदर पहली विशेषता क्या है कि राजस्थान की कौन सी झील के अंदर 7 टापू बने हुए हैं। तो राजस्थान की कौन सी झील हो गई, जयसमंद झील, जिसमें कितने टापू है, 7 टापू है। अगर हम बात करें टापुओं की संख्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस झील के अंदर कितने टापू हैं भाई, 7 टापू बने हुए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा टापू, यानी जो आपको ये टापू दिखाई दे रहा है इस झील के अंदर बना हुआ जो सबसे बड़ा टापू है, उस सबसे बड़े टापू को नाम दिया गया है बाबा का भंगड़ा। सबसे बड़े टापू को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, बाबा का भंगड़ा। और जो सबसे छोटा टापू, यानी ये आपको जैसे कोई सा भी ले लो, ये जो सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे छोटे टापू को क्या नाम दिया गया है, प्यारी। सबसे बड़े टापू को तो हम क्या कहते हैं, बाबा का भंगड़ा कहते हैं। और सबसे छोटे टापू को क्या नाम दिया गया है, प्यारी नाम दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये जो टापू बने हुए हैं, यानी इस झील के अंदर ये जो टापू बने हुए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन टापुओं के अंदर कौन सी जाति के लोग निवास करते हैं, यानी यहाँ पर इन टापुओं में कौन सी जाति के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भील व मीणा जाति, भील व मीणा जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। दोबारा से देखो जयसमंद झील की विशेषताओं में कि इस झील में कितने टापू हैं, 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का भंगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी है। इस टापुओं में कौन सी जाति के लोग निवास करते हैं, तो इन टापुओं में भील व मीणा जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हम हमारे लिए प्रश्न क्या आता है कि इन टापुओं में जो ये टापू बने हुए हैं, इन टापुओं में सिंचाई करने के लिए, जैसे कि हम ये कोई से भी 2 टापू ले लें, इन टापुओं में सिंचाई करने के लिए कौन सी नहरों का निर्माण करवाया गया है। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न रहता है, इन टापुओं में सिंचाई करने के लिए कौन सी नहरों का निर्माण करवाया गया है। तो ध्यान रखना, एक तो यहाँ पर जो नहर है उसका नाम क्या है, श्यामपुरा, और दूसरी नहर का नाम क्या है, भाटखेड़ा। श्यामपुरा व भाटखेड़ा नामक नहरों का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। जयसमंद झील में बने हुए टापुओं में सिंचाई करने के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर का नाम है श्यामपुरा, दूसरी का है भाटखेड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न सुनो, हमसे क्या कहेगा कि इस झील के अंदर, यानी जयसमंद झील में अपना जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी है, यानी कौन सी नदियाँ अपना जल, यहाँ पर हम नदियों को ले रहे हैं, कौन सी नदियाँ अपना जल जयसमंद झील के अंदर लेकर आती है।
तो एक तो देखो यहीं से आ गई, कौन सी नदी है भाई, गोमती, क्योंकि गोमती नदी के ऊपर इसके जल को रोककर ही इस झील का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। तो नदियों में एक तो हमारी कौन सी हो जाएगी, गोमती नदी। इसी प्रकार से गोमती के साथ में एक नदी है जिसका नाम है केलवा, गोमती, केलवा, और तीसरी जो नदी है वो है झावरी, झावरी नदी। गोमती नदी, केलवा नदी और झावरी नदी, ये जो 3 नदियां हैं ये अपना जल किस झील में लेके आती है, जयसमंद झील के अंदर लेकर आती है। गोमती, केलवा और झावरी ये नदियां हैं जो जयसमंद झील में अपना जल लेके आती हैं। टापुओं में सिंचाई करने के लिए 2 नहरें हैं, श्यामपुरा व भाटखेड़ा बनाई गई है। टापुओं में कौन सी जाति के लोग हैं, तो भील व मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। कितने टापू हैं, तो 7 टापू हैं। और सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का भंगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी है। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये जो जयसमंद झील का पूर्वी भाग है, क्योंकि हमारा ये उत्तर भाग होता है किसी भी भाग का, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये भाग कौन सा होगा, पूर्वी भाग। ये जो जयसमंद झील का पूर्वी भाग है वो इस प्रकार से एक कटा फटा पठारी भाग है। जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है वो क्या है, एक कटा फटा पठारी भाग है। कटा फटा कैसा भाग है, पठारी भाग है, ये ध्यान रखना। जयसमंद झील का पूर्वी भाग कटा फटा पठारी भाग है, और इस पठारी भाग को हम क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। लासड़िया भी लिखा होता है या लसाड़िया। लासड़िया का पठार किस झील के पूर्व में फैला हुआ है, तो वो झील कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी। जयसमंद झील के पूर्व में फैले हुए कटे फटे पठारी भाग को क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार कहते हैं। या लासड़िया का पठार किस झील के पूर्व में है, तो वो झील कौन सी है, जयसमंद झील। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी जितनी भी बातें मेरे द्वारा बताई गई है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि इस झील के अंदर हिंसक ओदिए बने हुए हैं। एक शब्द मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो भाई इस झील के अंदर क्या है, हिंसक ओदिए। अब ये क्या होता है, ओदिया क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस झील के अंदर लगभग ऐसा माना जाता है 12 हिंसक ओदिए बने हुए हैं। ओदिए हम किसे कहते हैं कि जब प्राचीन काल के अंदर राजा और महाराजा शिकार करते थे, क्योंकि ये जो झील थी, इस झील के किनारे जलीय जीव आते थे, जीव पानी पीने के लिए आते थे, और राजा और महाराजा उन जलीय जीवों का क्या करते थे, शिकार करते थे। जब उनकी रानियां उन शिकारों को देखने के लिए, कभी हमारा जो राजा है वो किस प्रकार से शिकार करता है, उन शिकार रानियों को देखने के लिए क्या बनाए गए, छोटे छोटे यानी मकान बना दिए गए जिनमें झरोके रख दिए गए, और रानियां उनमें खड़ी होकर राजाओं को क्या करती थी, शिकार करते हुए देखा करती थी। और वही जो बने वो क्या कहलाए, हिंसक ओदिए। यानी वो राजा और महाराजाओं के द्वारा जो रानियों को शिकार करते हुए देखने के लिए जो ओदिए बनाए गए थे, यानी मकान बनाए गए थे छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिंसक ओदिए। राजस्थान की किस झील के अंदर 12 ओदिए बने हुए हैं, तो वो हमारी झील कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील। एक ध्यान रखना, लास्ट बात, हमने यहाँ पर उपनाम लिया था, एक उपनाम इसमें और भी ले सकते हैं। इसी झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इसी झील को क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती के उपनाम से राजस्थान की किस झील को जाना जाता है, तो वो झील कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील। जयसमंद झील को ही क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। ठीक है ना। देखो सामान्य परिचय के अंदर थोड़ा सा दोबारा मैं इस झील का रिपीट कर देता हूँ। जयसमंद झील राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया, तो जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। इस झील के उपनामों में क्या इसे ढेबर झील के नाम से जानते हैं, इसे जलचरों की बस्ती यानी जलीय जीव ज़्यादा होने की वजह से इसे हम कहते हैं जलचरों की बस्ती। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। ठीक है ना। अगर बात करें विशेषताओं में, तो इस झील के अंदर कितने टापू हैं, 7 टापू बने हुए हैं। इस झील में कितने टापू हैं, 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, बाबा का भंगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। यहाँ पर कुछ बुकों में ये भी लिखा होता है कि इसके एक अन्य टापू पर भी, कोई सा भी टापू ले लो, एक किसी अन्य टापू जिसका नाम दे रखा है बाबा का मगरा, अन्य टापू का नाम क्या दिया होता मिलता है, बाबा का मगरा। क्या बाबा के मगरा नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक अन्य टापू है जिसका नाम है, मैं सही लिख देता हूँ, बाबा का मगरा। और इस बाबा के मगरा नामक टापू पर एक होटल बनाया गया जिसका नाम क्या है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल। कौन से होटल का निर्माण किया गया है, आइसलैंड
रिसोर्ट होटल का निर्माण किया गया है। तो ये एक अन्य टापू पर बना हुआ है। हम बात करें कि इन टापुओं में कौन सी जाति के लोग रहते हैं गुरुजी, तो यहाँ पर भील व मीणा जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर हम बात करें कि इन टापुओं में सिंचाई करने के लिए कौन सी दो नहरें निकाली गई है, तो एक तो कौन सी है, श्यामपुरा, और एक कौन सी है, भाटखेड़ा नहर निकाली गई है। फिर हम कहें कि देखो भाई, ये जो झील है जयसमंद, इस झील के अंदर अपना जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी है, तो उनमें एक तो आपकी गोमती, एक केलवा और एक आपकी झावरी। गोमती, केलवा, झावरी नदियाँ अपना जल इसमें लेके आती है। हमने कहा इस झील का जो पूर्वी भाग है ये एक कटा फटा पठारी भाग है। कटा फटा पठारी भाग है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लसाड़िया का पठार के उपनाम से जानते हैं। यहीं पर हमने कहा इसी जयसमंद झील के अंदर हिंसक क्या बनाए गए हैं, ओदिए। ओदिए क्या होता है कि जब राजा और महाराजा शिकार करते थे तो रानियों के लिए उन शिकार को देखने के लिए जो स्थान बनाए जाते थे वो हिंसक ओदिए। अगर हम बात करें जयसमंद की अगर बात करें तो यह राजस्थान की, अब मेरी बात को सुनना, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कैसी झील है भाई, ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम क्यों कह रहा हूं मैं, कृत्रिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो जिन झीलों का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, चाहे वो ज्वालामुखी से हो चाहे किसी और कारणों से हो, प्रकृति के द्वारा होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक झील। और जिन झीलों का निर्माण मानव द्वारा करवाया जाता है उन झीलों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम झीलें कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया है और करवाने वाला कौन था, जयसिंह। इसलिए हम कहते हैं यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील है। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, ये तो राजस्थान की है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील तो जयसमंद है, और प्राकृतिक कौन सी है, पुष्कर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि देश की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है। ओके, तो ये हमारी पहली झील जयसमंद झील। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे ही अभी राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है जयसमंद, इसका अध्ययन किया है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहीं पर जो ये तो थी आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, इसी प्रकार से हम देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। और प्राकृतिक झील की बात करें तो नाम क्या है, पुष्कर झील। और ये हमारी जो पुष्कर झील है ये कहाँ बनी हुई है, तो सभी को अच्छे से पता होगा, पुष्कर जिसे तीर्थों का मामा कहा जाता है, राजस्थान के हृदय अजमेर के अंदर स्थित। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी वही बात का सर इसकी स्थिति कहाँ है, तो स्थिति की अगर बात करें तो इसकी हमारी लोकेशन कहाँ बन जाएगी, अजमेर में। ये झील कहाँ है, अजमेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न फिर वही कि भाई सर अगर अजमेर में है तो इस झील का निर्माण किसने करवाया। निर्माण की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर निर्माण को लेकर दो बातें चलती है। फर्स्ट बात अगर हम करें तो कि इस झील का निर्माण एक ब्राह्मण के द्वारा, पुष्करण्य ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया। पुष्करण्य ब्राह्मण के द्वारा इस झील का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और उसी के नाम पर इस झील का नाम क्या रख दिया गया, पुष्कर रख दिया गया। वहीं पर दूसरा जो इसके निर्माण के बारे में बात चलती है वो क्या चलती है कि यह एक ज्वालामुखी निर्मित, यह एक कैसी ज्वालामुखी निर्मित झील है। यह एक ज्वालामुखी निर्मित कैसी झील है, काला डेरा झील है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो भाई ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना, किंवदंती। किंवदंती क्या होता है, कभी सुनी सुनाई बात, जैसे मैंने आपको कह दिया ये ऐसा हुआ होगा। अब उसका कोई लिखित साक्ष्य अगर मेरे पास नहीं है तो आपने मेरे कही हुई बात पर मानना सत्य है और आप आगे बढ़ा रहे हो उसको, वो एक प्रकार की किंवदंती होगी जो मेरे द्वारा चलाई गई है। और एक मेरे पास कोई लिखित साक्ष्य हो भी हाँ ये सत्य बात है, तो एक किंवदंती तो ये कहती है कि भी इस झील का जो निर्माण है वो एक ब्राह्मण ने करवाया जिसका नाम पुष्करण्य था, और उसी के नाम पर झील का नाम क्या रख दिया गया, पुष्कर। परंतु हम क्या पढ़ते हैं कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील है। और ज्वालामुखी की जो घटना है ये एक प्राकृतिक घटना है। और ज्वालामुखियों से निर्मित दो प्रकार की झीलें हो सकती है, एक तो क्रेटर झील और एक होती है काला डेरा झील। और ज्वालामुखी निर्मित अगर क्रेटर झील की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर एकमात्र झील नक्की झील,
नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में पड़ती है वो ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। वहीं पर पुष्कर झील हमारी कैसी है, ज्वालामुखी निर्मित कालाटेरा झील का निर्माण है। फिर देखिएगा इसकी आकृति को लेकर प्रश्न बन जाता है कि पुष्कर झील की आकृति कैसी है। तो आकृति की अगर बात करें तो ये अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। कैसी आकृति में है, अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई झील है। राजस्थान का अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ जो जिला है वो है सीकर। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ फैली हुई है, तो वो बूंदी के अंदर है। अर्धचंद्राकारी पहाड़ियां बूंदी के अंदर, अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला सीकर, अर्धचंद्राकार आकृति वाली झील पुष्कर और अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप बरखान। अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाती हैं, बरखान कहलाती हैं। ये ध्यान रखना। तो आकृति की अगर हम बात करते हैं तो यह अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई एक क्या हो गई, झील हो गई। अब हम इसके लेते हैं क्या नेक्स्ट, उपनाम। उपनामों की अगर बात करें तो पुष्कर झील को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा। इसी झील को हम क्या कहते हैं, तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। पुष्कर को ही क्या कहा जाता है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ किस झील को कहा जाता है, तो वो पुष्कर झील को कहा जाता है। तीर्थों का मामा तो पुष्कर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर में, और तीर्थों की नानी देवयानी जिसका मंदिर मैंने आपको सांबर झील के किनारे बताया था। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कौन सा, पुष्कर हो गया। तीर्थों का मामा भी कौन हो गया, पुष्कर हो गया। इसी प्रकार से हम कहें हिंदुओं का प्रयागराज, हिंदुओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है, तो हिंदुओं का प्रयागराज भी किसे कहा गया है, पुष्कर झील को कहा गया है। इसी पुष्कर झील को कोक्कण तीर्थ के नाम से भी पुकारा गया है। कोक्कण तीर्थ के नाम से भी किसे जानते हैं, तो पुष्कर झील को नाम जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारे एक क्या होते हैं, पुष्कर झील के प्राचीन नाम। प्राचीन नामों की अगर हम बात करें तो प्राचीन नामों में ध्यान रखिएगा, यह राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक झील बन जाए। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी अगर कोई प्राकृतिक झील है तो वो कौन सी है, हमारी पुष्कर झील है। ऐसे ही यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी अगर कोई मानी गई है तो वो कौन सी मानी गई है, पुष्कर झील को माना गया है। राजस्थान में जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं या खारे पानी की, उनमें सबसे प्राचीन अगर कोई झील मानी जाती है तो वो कौन सी है, आपकी पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, इसी को हम कहते हैं राजस्थान की सबसे पवित्र झील। राजस्थान की सबसे पवित्र झील का दर्जा भी अगर किसी को है तो वो कौन सी है, हमारी पुष्कर झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी यही है, सबसे बड़ी प्राचीन झील भी यही है, सबसे पवित्र झील का दर्जा भी अगर किसी को है तो वो हमारी कौन सी है, पुष्कर झील। यही राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी है, ये भी ध्यान रखना। यह राजस्थान की सर्वाधिक क्या है, प्रदूषित झील। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कौन सी है, तो पुष्कर है। एक ध्यान रखो, देखो पै से पुष्कर, पै से राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, पै से ही राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, पै से ही राजस्थान में सर्वाधिक पवित्र झील का दर्जा प्राप्त, और राजस्थान में पै से ही क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित झील अगर कोई है तो वो कौन सी है, पुष्कर है। अब एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि सर आप पवित्र भी बता रहे हो और आप प्रदूषित भी बता रहे हो, पवित्र है तो फिर प्रदूषित क्यों है, इस बात की हम अभी बात करेंगे। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पुष्कर झील स्थिति कहाँ है, तो अजमेर में बनी हुई है। निर्माण किसने करवाया, तो दो बातें हैं, पुष्करण्या नामक ब्राह्मण ने करवाया और इसी के नाम पर झील का नाम पुष्कर झील रखा गया। यह एक ज्वालामुखी निर्मित कैसी है, काला डेरा झील है। ज्वालामुखी निर्मित तत्व यानी प्रकृति के द्वारा, इसलिए हम कहते हैं सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील। वहीं पर हमने क्या कहा, आकृति कैसी है, तो अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई ये झील है। उपनाम, तो इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं का प्रयागराज इस झील को कहा जाता है, इसी को कोक्कण तीर्थ के नाम से जानते हैं। प्राचीन नामों की बात करें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, सबसे प्राचीन झील अगर कोई है तो राजस्थान में वो पुष्कर मानी गई है।
सबसे पवित्र झील का दर्जा अगर राजस्थान में किसी झील को है तो वो हमारी पुष्कर है। और राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी अगर किसी को माना गया तो वो कौन सी है? पुष्कर है। अब देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है पुष्कर झील को लेकर वो सुनिएगा। देखिए भाई, पुष्कर झील के अंदर जो है ना मेला है, पुष्कर झील के अंदर मेला है वो भरता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर झील में मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ऐसे ही राजस्थान की एक झील और है जिसमें मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। देखिए, एक झील है राजस्थान के अंदर जिसका नाम है कोलायत झील, और ये राजस्थान की जो कोलायत झील है ये कहाँ पड़ती है? बीकानेर के अंदर पड़ती है। कोलायत झील राजस्थान में कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। इस कोलायत झील में भी मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर ये जोड़ा पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी वो दो झीलें हैं जिनमें मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो एक तो हमारी कौन सी है? पुष्कर झील, दूसरी कौन सी है? कोलायत झील। दोनों में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। मेले की खास परंपरा क्या है कि यहाँ इस मेले में दीपदान किया जाता है। दीपदान की परंपरा है। मेले में किसकी परंपरा है? दीपदान की। और यहाँ पर भी यही परंपरा है। इस झील के अंदर भी जब मेला लगता है तो क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। यानी दोनों के अंदर ये सेम बातें हैं। यहाँ कोलायत में भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को, दीपदान की परंपरा यहाँ पर भी है। पुष्कर में भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को, दीपदान की परंपरा यहाँ पे भी है। दीपदान क्या है सर? दीपदान क्या है कि हम जब भी अपनी कोई मनौती मांगते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा पूर्ति होने के बाद में हम इस झील के अंदर जब मेला लगता है तब हम जब यहाँ पे जाते हैं मनौती पूर्ण होने पर, या हम इस झील में जाकर जब मनौती मांगते हैं तो हम एक मिट्टी का दिया लेते हैं और वो मिट्टी का दिया जलाकर हम इस झील के अंदर बहा देते हैं। तो वो परंपरा क्या कहलाने लग गई? दीपदान की परंपरा। अब देखिए, एक बात को सुनिए, जब लाखों लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि हिंदुओं की सबसे पवित्र झील का दर्जा है इसे, लाखों लोग जब इस झील के अंदर दीपदान करेंगे तो यह जो पूरा क्षेत्र है, पुष्कर वाला जो पूरा क्षेत्र है, वो इन दियों की रोशनी से क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं यह राजस्थान का सबसे बड़ा कैसा मेला है? रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा रंगीन मेला कौन सा माना गया है? पुष्कर को माना गया है। वर्तमान में यहाँ पर एक परंपरा और पनप रही है। वर्तमान में जब दियों का बहाव किया जाता है उसी के साथ में गुब्बारों को भी छोड़ा जाता है। यानी गुब्बारे जो आप समझते हो, उन गुब्बारों को फुलाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे बड़ा गुब्बारों का मेला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो गुब्बारों का मेला है वो भी कौन सा है? पुष्कर का मेला है। ध्यान रखिए, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है ये, कार्तिक मेला को पूर्णिमा को लगता है। मेले में किसकी परंपरा है? दीपदान की परंपरा है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा माना गया है? पुष्कर को माना गया है। राजस्थान में सबसे बड़ा गुब्बारों का मेला कौन सा है? तो वो भी कौन सा माना गया है? पुष्कर का मेला माना गया है। अब मेरी बात सुनो, जब लाखों लोग इसमें दिए छोड़ेंगे तो ये दिए जब तक प्रज्वलित हो रहे हैं यानी जल रहे हैं तब तक तो ठीक है। जैसे ही ये बुझ जाएंगे या खत्म होंगी इनकी रोशनी तो फिर ये मिट्टी के अंदर यानी उसी जल के अंदर या बह जाएंगे और उसके तल के अंदर जाकर पुष्कर झील में क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। तो इस वजह से वर्तमान में इस झील के अंदर प्रदूषण फैल रहा है और इसी के चलते, ध्यान रखना, इसी के चलते इस झील के अंदर क्या किया गया? कनाडा के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से 1997 के अंदर यहाँ एक परियोजना चलाई गई है जिसको नाम दिया गया है पुष्कर समन्वित योजना। पुष्कर समन्वित योजना प्रारंभ की गई। क्या है ये योजना? तो ये मेरी बात सुनो कि पुष्कर झील में सफाई कार्य करवाने के लिए, पुष्कर झील में क्या करवाने के लिए? सफाई कार्य करवाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो पुष्कर झील में सफाई करवाने के लिए जो योजना चलाई गई है उस योजना को नाम क्या दिया गया है? पुष्कर समन्वित योजना, जो किस देश के सहयोग से जारी है? कनाडा देश के सहयोग से चलाई गई। इसकी योजना की शुरुआत कब होती है? 1997 के अंदर इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। दोबारा से सुनिएगा, पुष्कर झील में सफाई कार्य करवाने के लिए पुष्कर समन्वित योजना को प्रारंभ किया गया है। यह योजना कनाडा के सहयोग से चलाई गई और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1997 के अंदर होती है। यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इस झील के किनारे
पुष्कर झील की अगर हम बात करते हैं तो इस झील के किनारे भाई देखिए 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट। अभी हमने एक झील लिख रखी थी जिसका नाम था कोलायत झील। कोलायत झील के किनारे भी 52 घाट है। राजस्थान की किन दो झीलों में 52 घाट है? तो कोलायत और पुष्कर। राजस्थान की किन दो झीलों में मेला कार्तिक पूर्णिमा को? तो कोलायत और पुष्कर में। राजस्थान के किन दो झीलों में दीपदान की परंपरा? तो कोलायत और पुष्कर, दोनों में सेम है। अब देखो कोलायत झील का एक भी घाट प्रसिद्ध नहीं है, पर पुष्कर झील के अंदर जो 52 घाट बने हुए हैं उनके अंदर एक दो घाट है जो हमें नाम देकर पूछ लेता है, जिसमें खास करके हमें एक घाट याद रखना होता है कि 1911 के अंदर हमारे इस पुष्कर झील के अंदर एक महिला आती है जिसका नाम था मैडम मेरी। यानी मैडम मेरी के आगमन पर यहाँ एक घाट का निर्माण करवाया गया, जिस घाट को नाम क्या दिया गया? जनाना घाट। जनाना घाट कह दो या इसी घाट को हम क्या कह दें? महिला घाट। क्या 1911 में मैडम मेरी के आगमन पर पुष्कर झील के किनारे एक घाट का निर्माण करवाया गया जिसका नाम क्या था? महिला। यानी महिला आ रही है, मैडम मेरी आ रही है, महिला आ रही है, ब्रिटिश राजकुमारी है। इसके आगमन पर, एक महिला के आगमन पर महिला घाट ही बनेगा, महिला को जनाना कह दे। वर्तमान में अगर हम बात करें, इसी घाट से महात्मा गांधी जी की, किनकी? इसी घाट से महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। इसी घाट से महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां थी उनको इस पुष्कर झील में बहाया गया है। इसलिए वर्तमान में इस घाट को हम किस नाम से जानते हैं? गांधी घाट के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, वर्तमान में इसी घाट का नाम क्या हो गया है? गांधी घाट हो गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए गांधी घाट, जनाना घाट या महिला घाट किस झील के किनारे बना हुआ है? तो पुष्कर झील के किनारे बना हुआ है। देखिए भाई, इतनी ज़्यादा पवित्र झील मानी गई है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां इसी झील में बहाई गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी इच्छा जताई थी भी मेरी अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में किया जाए। तो यानी जो हम कहें, इसी वजह से इसे राजस्थान का या हिंदुओं की सबसे पवित्र झील इसी को दर्जा मिला हुआ है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा गया पुष्कर झील को। तो ध्यान रखना, एक तो मैडम मेरी के आगमन पर कौन से घाट का निर्माण होता है? जनाना घाट और महिला घाट। महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाने की वजह से इस घाट का वर्तमान नाम क्या पड़ गया है? गांधी घाट। इसी प्रकार से इसी झील के किनारे एक घाट बना हुआ है जिसका नाम है गोरम घाट। ये भी हमारा इसी झील के किनारे है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक घाट और है गो घाट। ये भी हमारे किस झील के किनारे बने हुए हैं? पुष्कर झील के किनारे बने हुए हैं। गोरम घाट और गो घाट दोनों के दोनों हमारे किस झील के किनारे हैं? पुष्कर झील के किनारे। तो यहाँ पर प्रमुख घाटों की बात हुई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पुष्कर झील के अंदर देखिएगा, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ तो देखो, दार्शनिक स्थलों की अगर हम बात करें, कौन से दार्शनिक स्थल इस झील के किनारे बने हुए हैं? हम अगर जाएं घूमने तो हमें क्या देखने को मिलता है दार्शनिक स्थलों के अंदर? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा ब्रह्मा जी का मंदिर। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर हमारा इसी झील के किनारे है। यहीं पर आपको मिलेगा सावित्री माता का मंदिर। किन का मंदिर? सावित्री माता का मंदिर। और यही हमें खास करके याद रखना है, ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर। देखिए भाई, ऐसा चलता है कभी ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर कभी पास में नहीं होते हैं, परंतु हमारे इस सामर झील के किनारे ब्रह्मा और सावित्री दोनों का मंदिर बना हुआ है। और पुष्कर झील के किनारे हमारे कौन सा? ब्राह्मणी माता और सावित्री का, दोनों का, ब्रह्मा जी और सावित्री दोनों का मंदिर बना हुआ है। खास बात क्या है कि इसी सावित्री माता के मंदिर पर राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का तीसरा रोपवे, पर्यटन के क्षेत्र में रोपवे का निर्माण होता है। राजस्थान का जो पहला था, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो पहला बनाया गया था भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालोर में। राजस्थान का प्रथम यही है और राजस्थान का सबसे बड़ा भी यही है। राजस्थान का फर्स्ट जो रोपवे बना था वो भीनमाल जालोर के अंदर सुंदा माता मंदिर पर बनाया गया है, ठीक है ना। और राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा यही है। राजस्थान का जो दूसरा बनाया गया है वो बनाया गया है मनसा करणी माता मंदिर। मनसा करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है ये आपका उदयपुर में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि करणी माता का मंदिर सुनते ही हम देशनोक बीकानेर की तरफ जाते हैं, वो नहीं है, ध्यान रखना। सेकंड जो बनाया गया वो मनसा करणी माता का मंदिर जो उदयपुर में पड़ता है।
थर्ड अगर रोपवे की बात करें थर्ड की, तो जो तीसरा रोपवे है वो है सावित्री माता का मंदिर। अभी जो पढ़ के आ रहे हो सावित्री माता का मंदिर, और ये कहाँ है? पुष्कर झील के किनारे अजमेर में। चौथा जो फोर्थ बनाया गया है वो अगर हम बात करें तो ये बनाया गया है कनक वर्धा वन मंदिर। कनक वर्धा वन मंदिर, और कनक वर्धा वन मंदिर कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो ये राजस्थान में 4 रोपवे हैं अब तक पर्यटन के क्षेत्र में। रोपवे होता क्या है? देखो कई बार आपने पिक्चरों में या फिल्मों में या कहीं पर देखा होगा कि भी 2 पहाड़ी भाग होते हैं और उनके बीच में एक रस्सा या तार लगा होता है, उस पर एक ट्रॉली एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है, और ये पर्यटन के क्षेत्र में जो बनाए जाते हैं। और राजस्थान का जो प्रथम रोपवे था वो भीनमाल जालोर, दूसरा करणी माता मंदिर उदयपुर, तीसरा सावित्री माता मंदिर यानी इसी पुष्कर झील के किनारे अजमेर में, चौथा कनक वर्धा वन जयपुर के अंदर बनाया गया है। तो ये हमारी राजस्थान की दूसरी और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक मीठे पानी की झील है पुष्कर झील, उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो हमने बात की है। अब देखिए भाई, इस पुष्कर झील के बाद में अगर बात करते हैं तो देखो यहीं पर कालिदास के द्वारा विज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी इसी पुष्कर झील के किनारे। इसी पुष्कर झील के किनारे वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। इसी पुष्कर झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया है। इसी वजह से इसको पवित्र झील का भी दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन की लास्ट एक झील का और वर्णन कर लेते हैं जिनसे काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर मैं एक और झील ले रहा हूं जिसका नाम है हमारे माउंट आबू झील, नक्की झील। झील का नाम क्या है? नक्की झील। और नक्की झील जो है ये हमारी कहाँ बनी हुई है? तो इसकी अभी देखिए नक्की झील, सबसे पहले बात करें स्थिति इसकी कहाँ है? तो ये बनी हुई है माउंट आबू, और माउंट आबू जो हमारा स्थान पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित ये राजस्थान की झील है। हम अगर बात करें कि निर्माण, नेक्स्ट बात क्या आती है कि निर्माण। अब निर्माण के लिए यहाँ पर भी एक किद्वंती चलती है, जैसे पुष्कर झील में थी कि पुष्कर झील का निर्माण पुष्कर ब्राह्मण ने करवाया, वैसे ही यहाँ पे क्या चलता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया है। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का क्या करवाया है? निर्माण। देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये तो बात होगी किंवदंती की। अब मुख्य क्या है? दूसरा जो इसके निर्माण के बारे में चलता है वो क्या है कि यह ज्वालामुखी निर्मित, वो तो हमारी पुष्कर तो थी ज्वालामुखी निर्मित, कैसे? काला डेरा झील। और यह ज्वालामुखी निर्मित एक कैसी झील मानी गई है? करेटर झील का उदाहरण माना जाता है। ज्वालामुखी निर्मित एक कैसी झील मानी गई है? करेटर झील मानी गई है। देखिए भाई, नक्की झील स्थिति कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में है। निर्माण किसने करवाया? तो देवताओं ने अपने नाखूनों से। या ज्वालामुखी निर्मित एक कैसी झील है? ये करेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नक्की झील के उपनाम के बारे में कुछ बात है नहीं, कोई नदी के रोककर या कुछ वैसा करवाया नहीं गया है इसका निर्माण। अब इसकी हम बात करते हैं विशेषताओं की, तो थोड़ा सा समझना। जैसे कि हम ये कहें ये हमारा माउंट आबू पहाड़ है, माउंट आबू, और माउंट आबू के अंदर स्थित ये हमारी क्या है? झील है। ये हमारा कौन सा पठार हो गया? माउंट आबू, या हम कह दें आबू का पठार, माउंट आबू या आबू का पठार। और आबू के इस पठार के अंदर यहाँ एक झील का निर्माण हुआ, जिस झील को हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। कौन सी झील के रूप में? नक्की झील के रूप में। यहाँ पर इस प्रकार से फैली हुई। अब आबू के पठार की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 1200 मीटर ऊंचा उठा हुआ पठारी भाग है। ये एक कैसा पठार है? 1200 मीटर ऊंचा उठा हुआ एक पठारी भाग है, और इस पठारी भाग के ऊपर ये झील बनी हुई है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं ना कि यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह राजस्थान की क्या हो जाएगी? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, क्योंकि इतनी ऊंची राजस्थान की कोई दूसरी और झील नहीं है। आबू के पठार पर यह राजस्थान की 1200 मीटर ऊंची लगभग उठी हुई क्या है? झील है। अगर हम बात करते हैं जब भी सर्दियां पड़ती है भाई, जब भी सर्दियों की ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, तो सर्दियों के अंदर इस झील का जो जल है ना वो क्या हो जाएगा? जम जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील, राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी मीठे पानी की झील जिसका जल सर्दियों में क्या है? जम जाता है। जिसका जल सर्दियों में कैसा हो जाता है? जम जाता है।
है ना। चलिए, ये इसकी दो विशेषताएं सीधी सीधी याद रखो कि आबू के पठार पर राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है। जैसे ही शीत ऋतु आएगी तो इसका जल क्या है, जम जाएगा। भारत की ऐसी दो ही झीलें हैं जिनका जल जमता है। एक तो हमारी डल झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और डल झील का जल भी सर्दियों में जम जाता है, और हमारे इस झील का भी जल क्या है, सर्दियों में जम जाता है। राजस्थान की ये एकमात्र है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जैसे कि हमने अभी कहा था कि हिंदू अपने पूर्वजों की जो अस्थियां है वो कौन सी झील में बहाते हैं, पुष्कर झील में। इसलिए पुष्कर झील हिंदुओं की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की भी सबसे पवित्र झील का दर्जा है। परंतु यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो क्या है कि यहाँ पर एक जाति आती है, और जाति का नाम ध्यान रखना, कौन सी, ग्रासिया जाति। कौन सी जाति, ग्रासिया जो जाति के लोग होते हैं, या उधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर यहाँ पे बना देता हूँ। ग्रासिया जाति के जो लोग हैं ना, ये ग्रासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां, ग्रासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में बहाते हैं, और ग्रासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर बहाते हैं, इसलिए इसे ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील का दर्जा है। आपसे पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील का दर्जा किसे है, तो वो झील कौन सी है, नक्की झील है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर विसर्जन करते हैं। इस झील को अब देखो, इसमें भी अस्थियां बहाई जाती है, पुष्कर में भी अस्थियां बहाई जाती है, वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। तो उसी झील की तरह इसे भी क्या मिल गया, फिर पवित्र झील का दर्जा मिल गया। तो ध्यान रखना कि पुष्कर की तरह राजस्थान की किस झील को पवित्र झील का दर्जा दिया गया है, तो वो झील कौन सी हमारी हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी। अब सुनिए नेक्स्ट आगे, ये राजस्थान का पर्यटन के क्षेत्र में, एक बात सुनो, यह से राजस्थान का पर्यटन के क्षेत्र में एकमात्र हिल स्टेशन घोषित किया गया है। एकमात्र क्या स्टेशन, कौन सा स्टेशन घोषित किया गया है, पर्यटन के क्षेत्र में हिल स्टेशन। हिल का मतलब समझिए पहाड़ी, और पहाड़ियों के ऊपर पर्यटन के लिए जो विकास किया जाता है, स्टेशन बनाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा अगर कोई पठारी भाग अगर हम बात करते हैं तो वैसे उड़िया का पठार है, उसके बाद में आबू का पठार है। और ये आबू का जो हमारा पठार है, ये पर्यटन के क्षेत्र में हिल स्टेशन घोषित किया गया है। तो राजस्थान की कौन सी झील अगर हमसे पूछ ली जाए, राजस्थान की किस झील को पर्यटन के क्षेत्र में हिल स्टेशन में शामिल किया गया है, तो वो हमारी कौन सी झील हो जाएगी, नक्की झील, क्योंकि आबू के पठार पे आती है, और आबू के पठार को पर्यटन के क्षेत्र में हिल स्टेशन घोषित किया गया। क्यों गुरुजी, ऐसा क्या है, पर्यटन के क्षेत्र में क्यों विकसित किया गया? क्योंकि देखो भाई, अगर हमें राजस्थान के अंदर डूबते हुए सूर्य को देखना है, राजस्थान में डूबता हुआ, ये जैसे राजस्थान है इसके पूरा ऊपर, और ये डूबता हुआ सूर्य राजस्थान से नीचे जा रहा है। अगर हमें डूबते हुए सूर्य का नज़ारा देखना है, यानी सनसेट पॉइंट को देखना है, सनसेट पॉइंट अगर हमें देखना है, तो हमें कौन सी झील पर जाना पड़ेगा, नक्की झील पर जाना पड़ेगा। यानी राजस्थान में डूबते हुए सूर्य का नज़ारा किस झील से देखा जाता है, तो वो झील कौन सी है, नक्की झील। और डूबते हुए सूर्य को हम कह देते हैं सनसेट पॉइंट। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की किस झील को सनसेट पॉइंट घोषित किया गया है, तो सनसेट पॉइंट हमारी कौन सी झील को घोषित किया गया है, वो भी कौन सी हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी। समझ में आ रही होगी आपको बातों। देखो भाई, नक्की झील कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही में है। निर्माण किसने करवाया, तो देवताओं ने अपने नाखूनों से। दूसरा, क्या यह ज्वालामुखी निर्मित एक क्या है, क्रेटर झील है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्दियों में इस झील का जल क्या है, जम जाता है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसमें बहाते हैं, इसलिए यह ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील का दर्जा है। इसे पुष्कर झील की तरह इसे भी पवित्र झील का क्या मिल चुका है, दर्जा दिया गया है। अब अगर बात करें कि पर्यटन के क्षेत्र में इस झील को क्या बनाया गया है, हिल स्टेशन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमें डूबते हुए सूर्य को देखना है, यानी सनसेट पॉइंट को देखना है, तो हमें कौन सी झील पर जाना पड़ेगा, नक्की झील। यानी पर्यटन के क्षेत्र में नक्की झील को सनसेट पॉइंट घोषित किया गया है, पर्यटन के क्षेत्र में नक्की झील को हिल स्टेशन घोषित किया गया है। अब मेरी बातों को अच्छे से सुनना, ये तो जुड़ी हुई इससे ये बातें हो गई। अब क्या है कि हमारे इस पुष्कर झील के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ आकृतियां देखने को मिलती है। आकृतियों से मैं अगर बात करूं तो कौन सी आकृतियां जो बार बार आपसे पूछी भी गई है, जैसे कि यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं। अगर बात करें, जैसे एक यहाँ पर आकृति बनी हुई है लव रोक,
ऐसे इसी प्रकार से एक आकृति है टोडरोक की, इसी प्रकार से एक आकृति है नंदीरोक, इसी प्रकार से यहाँ पर लवरोक, टोडरोक, नंदीरोक, ये जो हमारी आकृतियाँ हैं। एक हमारी यहाँ पर आ जाएगी पैरेट रोक, पैरेट रोक, ये भी आकृति है पैरेट रोक। तो देखो है क्या, रोक मतलब क्या होता है, चट्टान, चट्टानों को काटकर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, चट्टानों को काटकर कुछ आकृतियाँ बनाई गई है। इसमें हम एक और शामिल कर लेते हैं नंदरोक, ठीक है ना, नंदरोक। ऐसे कुछ आकृतियाँ हैं, चट्टानों को काटकर उन्हें एक मूर्त रूप दिया गया है, एक मूर्ति के समान बनाया गया है। और हमसे पूछ लेता है कि लवरोक, टोडरोक, नंदीरोक, पैरेटरोक या नंदरोक नामक आकृतियाँ राजस्थान की कौन सी झील में है, तो वो झील तो कौन सी हो जाएगी, नक्की झील। अब है कौन सी, तो लवरोक यानी प्यार का जो, हम लव का सीधा सा मतलब है, लव से क्या होता है, प्यार। यहाँ पर रसिया और बालम, रसिया और बालम, एक राजकुमार और एक लकड़हारी, एक राजकुमारी और एक लकड़हारी की मूर्ति बनी हुई है। दोनों को काटकर, पत्थरों को काटकर एक महिला व पुरुष की आकृति बनाई गई है, जो एक प्यार का प्रतीक माना जाता है। यानी उन दोनों की जो आकृति बनी हुई, इससे हम क्या कहते हैं, लवरोक कहते हैं। टोड का मतलब क्या होता है, मेंढक, तो मेंढक की आकृति के समान, मेंढक की आकृति भी हमारी कौन सी झील में है, टोडरोक, यानी इसी नक्की झील में पहाड़ी को काटकर एक मेंढक की आकृति बनाई गई है, उससे हम किस नाम से जानते हैं, टोडरोक। अरे नंदी कौन था, नंदी तो भगवान शिव का बैल था ना, यानी बैल की आकृति, बैल की आकृति, एक पहाड़ी को काटकर उस पर बैल की आकृति बनाई गई है इसी झील के किनारे। तो नंदीरोक नामक आकृति हमारी कौन सी झील के किनारे देखने को मिलेगी, नक्की झील के किनारे। इसी प्रकार से पैरेट, और पैरेट का मतलब क्या होता है, तोता, यानी तोते की आकृति भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये नन, ये अच्छे से ध्यान रखना, नन यानी ये नन किसको दर्शा रहा है, महिला को। और महिला भी कैसी, एक ऐसी महिला की आकृति बनाई गई है जो क्या लिए हुए है, घूंघट लिए हुए है, यानी एक महिला है जो घूंघट ओढ़े हुए खड़ी है, और उसकी आकृति पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। तो ये हमारी 3 बड़ी बड़ी राजस्थान की झीलें, जिनमें जयसमंद, उसके बाद में आपकी पुष्कर, और पुष्कर के बाद में कौन सी है, नक्की झील। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप अपने जो भी प्रश्न होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बेझिझक डाल सकते हैं। और पसंद क्लास आ रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले आप क्लास से देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को क्लास के साथ जोड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।